सेविका का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज की सर सबसे बड़ी खबर जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है शुभम, और दर्शकों का भी स्वागत है। जीएसटी काउंसिल की बैठक कल खत्म हुई। काफ़ी उत्सुकताओं से और खींचतान से भरी बैठक थी। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस काउंसिल की बैठक से आपके लिए क्या निकला, क्या इससे महंगाई निकली है आपके लिए, और राज्यों के लिए क्या निकला है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा भी कुछ और बड़ी खबरें हैं जो शुभम बताएंगे जी। और कौन से बड़े मुद्दे हैं, कौन सी बड़ी खबरें हैं, उसके लिए देखिए ऑन द शो। शुरुआत होगी जीएसटी से। अब जीएसटी बढ़ाएगा महंगाई। देश में क्यों आयात हो रहा है पेट्रोल डीजल की? जी हां, कच्चे तेल के बाद अब पेट्रोल डीजल भी देश में आयात हो रहा है। कब लौटेगी सोने की चमक? मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट में आप जानेंगे। क्या संकट में फंस गई बायजूस? चीन की अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत कितने मजबूत? और कमोडिटी बाजार में विदेशी निवेशकों को मंजूरी। क्या मतलब है इस फैसले का, क्या मंजूरी मिली है, इस पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। शुरुआत जीएसटी काउंसिल की बैठक से। जीएसटी काउंसिल की चंडीगढ़ में 2 दिन चली बैठक बुधवार को खत्म हो गई। राज्यों के लिए जीएसटी मुआवजे की म्याद को आगे नहीं बढ़ाया गया। जीएसटी दरों पर राय देने वाले मंत्री समूह के कार्यकाल को 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली कई वस्तुओं पर टैक्स की दर बढ़ाने पर भी फैसला हुआ। दरों में ये बदलाव 18 जुलाई से लागू हो जाएगा। देश में जीएसटी को लागू हुए 5 साल पूरे हो गए हैं। सर, दरों में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जो रेट्स बढ़े हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है आम आदमी के जीवन के हिसाब से, जेब के हिसाब से। किस तरह की प्रकृति थी अगर हम देखें इस पूरे दरों में बदलाव की? शुभम, कई सारी दरों में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, और आमतौर पर अगर आप बजट के दिनों में ऐसी कोई बदलाव देखते या बजट से घोषणाएं होती तो शायद अखबारों में ये सुर्खियां होती कि इतनी चीज़ें महंगी हुई और इतनी चीज़ें सस्ती हुई। पर हम जिन कैटेगरीज में बढ़ोतरी हुई और उनमें क्यों की गई और वो कैसे हमारे आपके जीवन को या हमारी खपत और खर्च को प्रभावित करेगी, इस पर हम चर्चा करने से पहले सोने को लेकर, गोल्ड को लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं जिनका असर एक बहुत बड़े पैमाने पर पड़ेगा। जीओएम ने रिकमेंड किया था, जो मंत्रियों की समिति जीएसटी काउंसिल के अंदर में, उसने रिकमेंड किया था कि राज्य सरकारों को ये सुविधा या अधिकार मिलना चाहिए कि वो सोने के मूवमेंट पर, गोल्ड और गोल्ड से जुड़ी ज्वेलरी के मूवमेंट पर ई-वे बिल जनरेट कर सकें। इस सिफारिश को जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार कर लिया और इसे अप्रूव कर दिया है। अब स्टेट्स अपनी सुविधाओं के आधार पर सोने का जो इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, गोल्ड और प्रेशियस स्टोन का जो इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, उसे ई-वे बिल के दायरे में ला सकेंगे। ये बड़ी बात है, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर अगर आप सोना ले जाते थे तो उसके लिए जीएसटी और ई-वे बिल की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ये बदलाव भारत में बड़े ज्वेलरी, गोल्ड और इन सारी चीज़ों को प्रभावित करेगा। 2 लाख रुपए तक की मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट तय की है जीओएम ने जीएसटी काउंसिल के लिए। यहाँ पर इसके बाद जीएसटी का राज्य ये डिसाइड करेंगे कि 2 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शंस के ऊपर या मूवमेंट पर ई-वे बिल जनरेट किया जाए कि ना किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण फैसला था जो गोल्ड और ज्वेलरी के कारोबार से जुड़ा हुआ है। एक तरह से गोल्ड और ज्वेलरी का कारोबार ई-वे बिल जनरेट करने के कारण अब जीएसटी के दायरे में और जीएसटी के ट्रैकिंग के दायरे में आ जाएगा, क्योंकि ई-वे बिल से पता चलता है कि कौन सा सामान कितना मूव हो और इंटरस्टेट मूवमेंट कितना हो रहा है गोल्ड और प्रेशियस स्टोन का, ये पता चल सकेगा। अब हम दूसरी चीज पर आते हैं जहां पर दरों में बढ़ोतरी हुई, और दरों में बढ़ोतरी फिटमेंट कमेटी ने उन चीज़ों पर सोचकर की है जिन पर कीमतें या तो रियायती थी या जिन पर जीएसटी की दरों में छूट मिली हुई थी। और एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारी आपकी खपत का इस बढ़ोतरी से प्रभावित होगा। इसमें कुछ चीज़ों की लिस्ट हमारे सामने, कपड़ों की सिलाई, ई कचरा, प्रिंटिंग, राइटिंग, कैटलरी, इनके ऊपर है। पर पहली कैटेगरी लेते हैं शुभम, 12 से 18%, बहुत बड़ा जंप है। 12% रेट जिन पर जीएसटी लगता था उस पर 6% टैक्स बढ़ा दिया गया, 18% उनकी रेट बढ़ा दी गई। इसमें पूरा का पूरा प्रिंटिंग, ड्राइंग, इंक, स्याही का हिस्सा है जिसका असर आपको स्टेशनरी पर, पब्लिशिंग इंडस्ट्री पर दिखाई देगा। दूसरा हिस्सा स्टील की कटलरी का है, यानी जो पूरा का पूरा किचन यूटेंसिल्स का बाजार है, इस पर इसका असर दिखाई देगा। बिजली से चलने वाले पंप हैं इसमें, एलईडी बल्ब्स हैं इसमें, और भी एक और महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है इसमें टेट्रापैक्स का, जिसमें सारे टेट्रापैक्स आ जाते हैं, दवा के से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक और बाकी सारी चीज़ों के टेट्रापैक तक। ये इस कैटेगरी में जिन चीज़ों को रखा गया, इसमें मिल्किंग मशीन्स, डेयरी मशीनरी के प्रोडक्ट है, ये वो कैटेगरी थी जिसको
जानबूझकर थोड़ा सा कम टैक्स वाले ढांचे में रखा डाला गया था और इसलिए इन्हें बढ़ाने का मतलब है कि एक बड़े कंजम्पशन के पैटर्न है और इनसे राजस्व में सरकार को बढ़ोतरी होगी। टैक्स का पहला ढांचा ये। दूसरा ये कि एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है जहां पर 5% की मिनिमम रेट लगाई जाती थी, उसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया। उस कैटेगरी में सोलर और वाटर हीटिंग सिस्टम जितने भी हैं घरों को या फैक्ट्रियों को गर्म करने के पानी गर्म सप्लाई के लिए जो सिस्टम है उनको डाला गया है। इसके अलावा पूरा का पूरा लेदर उद्योग, चमड़ा उद्योग कई तरहों से आगे भी हम इस पर बताएंगे, कई तरह से जीएसटी के भारी टैक्सेशन के दायरे में आ रहा है। 5 से 12 वाली जो कैटेगरी है टैक्स बढ़ाने वाली, उसमें लेदर, फिनिश लेदर, कंपोजिशन लेदर, इन सब पर अब 12% की दर से जीएसटी लगेगा जो 12% था। एक बड़ी सी सूची है सर्विसेज की, जिन सर्विसेज को 12% से बढ़ाकर 18% की कैटेगरी में डाल दिया गया क्योंकि गुड्स और सर्विसेज टैक्स है। इसमें जॉब वर्क, लेदर इंडस्ट्री का जॉब वर्क, उस पर जीएसटी बढ़ा है। लेदर गुड्स और फुटवियर में की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ जो जॉब वर्क है उस पर बढ़ा है। ईंट के भट्टों में या क्ले मिट्टी के ब्रिक बनाने वाली फैक्ट्री और इनके लिए, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ जो भी कामकाज है, रेलवे, मेट्रो, इन पे सब में जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी अब 18% से जीएसटी लगेगा 12 जगह। तो इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण फैसला इसमें किया गया है कि जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज कॉन्ट्रैक्ट देती हैं कामकाज कराने के लिए, उस पर भी अब 18% जीएसटी लगाया जाएगा। तो यानी ये एक बड़ा हिस्सा जो सरकारी खर्च से बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वहां पर जीएसटी की दर 12 से 18% कर दी गई है। इसके अलावा कुछ और सर्विसेज हैं जो 5 से 12% में की कैटेगरी में डाल दी गई हैं और एक छोटा सा चेंज है जीएसटी के कट और पॉलिश डायमंड पर। तो ये जीएसटी काउंसिल की लंबी बैठक और वो प्रतीक्षित बैठक थी। आमतौर पर ऐसे फैसले हम बजटों में सुनते थे। तो एक किस्म से जीएसटी के जो निचले 2 ढांचे हैं, 5 से 12 वाला टैक्स स्ट्रक्चर और 12 से 18 वाले टैक्स स्ट्रक्चर में, उसमें बड़ा फेरबदल कर दिया गया और उसमें बहुत सारी चीज़ों को बढ़े हुए टैक्स के दायरे में लाया गया, जिसका असर हमें बाजार में और कीमतों पर दिखाई देगा। सर, बाजार में कीमतों पर दिखाई देगा, लेकिन इसका असर आपको लगता है कि महंगाई पर भी पड़ेगा? महंगाई इसके बाद एकदम भड़केगी, पहले से ही काबू में नहीं है। हाँ, इसका सीधा असर हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर, सीपीआई पर दिखाई देगा। और एक दिलचस्प बात है शुभम कि कल महंगाई, चूंकि दरें हैं और ये आम चीज़ों की खपत पर टैक्स बढ़ाया गया, बाजार और लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि महंगाई से बचने के लिए सरकार टैक्स दरों में कमी करेगी क्योंकि टैक्सेस के कारण महंगाई बढ़ती है। लेकिन सरकार, जीएसटी काउंसिल ने इसका बिल्कुल उल्टा विपरीत फैसला लिया टैक्स बढ़ाकर। और ये सवाल भी कल वित्त मंत्री से वहां पूछा गया जीएसटी काउंसिल की बैठक में, तो उनका जवाब यह था कि यह फैसला चुनी हुई सरकारों के प्रतिनिधियों ने लिया और जीएसटी काउंसिल को यह पता है कि इसका महंगाई पर कितना असर होगा। यानी जीएसटी काउंसिल ने इन दरों में बढ़ोतरी को करते हुए यह बात अपने संज्ञान में रखी है किससे महंगाई बढ़ेगी। जो आंकड़े मिल रहे हैं उस हिसाब से इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका कंज्यूमर प्राइस पर, सीपीआई इंडेक्स पर हमें तत्काल असर दिखाई देने लगेगा क्योंकि ये दरें जुलाई से प्रभावी हो रही हैं। इसलिए इसका हमें अगस्त या सितंबर में इनका असर फुटवियर उद्योग पर, कटलरी उद्योग पर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स पर और बहुत सारे जो उद्योग हैं उन पर दिखाई देने लगेगा। कितना इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट इन टैक्स की बढ़ोतरी का आएगा, ये हमें जब सीपीआई सूचकांक आएगा तब समझ में आएगा कि कितना टैक्स इससे बढ़ा। लेकिन महंगाई बढ़ेगी, ये बात स्पष्ट है इस बढ़ोतरी से, और इस बात को कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सवाल के जवाब में स्वीकार भी किया कि हाँ, इसका महंगाई पर असर होगा, लेकिन उनका कहना था कि सीमित रहेगा। और जीएसटी काउंसिल ने कंसेंसस के साथ यह फैसला लिया है, सहमति के साथ फैसला लिया है, तो उन्हें पता है कि इसका महंगाई पर असर होगा। सर, दरों के अलावा एक और चीज थी जिस पर लंबी खींचतान मची और जिसका बड़ा लोगों को इंतजार था, वो था राज्यों को मिलने वाला मुआवजा। उस पर क्या चर्चा हुई बैठक में? लगभग 12 राज्यों ने, जो आंकड़े, जो सूचना हमें बाद में मिली और जो वित्त मंत्री ने कहा भी कि लगभग 12 के आसपास 16 से 17 राज्यों ने कंपेंसेशन को कंटिन्यू करने की मांग की बैठक में, जिस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। इन सारे राज्यों का कहना था, कुछ राज्यों का कहना था कि इसे 2 साल तक जारी रखा जाए, कुछ राज्यों का कहना था इसे 3 साल तक जारी रखा जाए और कुछ राज्यों का कहना था इसे 5 साल तक बढ़ाकर रखा जाए, क्योंकि उनका यह कहना था कि जो 14% की राजस्व में बढ़ोतरी या रेवेन्यू बायंसी गारंटीड की गई थी, उसमें कई राज्यों के राजस्व में अभी भी गिरावट है और उन्हें वो पैसा नहीं मिल पाया है। इसी बैठक के संदर्भ में यह भी चर्चा में आया कि केवल 3 या 4 राज्य ऐसे हैं, वो भी नॉर्थ ईस्ट के छोटे राज्य हैं, जिनका डेटा पता चलता है, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, जो पॉजिटिव सिचुएशन में
हैं जिनके यहाँ जीएसटी का संग्रह का पॉजिटिव लेवल पर पहुंच गया है, और हिमाचल, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पांडिचेरी और पंजाब ने का स्टीपेस्ट सबसे गहरा रेवेन्यू गैप है इस समय। जब बाकी सारे राज्यों ने कंपनसेशन बढ़ाने का या इसके बदले किसी और राहत की उम्मीद जाहिर की, उत्तर प्रदेश की तरफ से कहना था कि अपने आप चीज़ें इस्टेब्लिश होंगी और हमेशा कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता। कुछ सदस्यों के बयान अखबार में छपे, इसमें राजनीति थी, विपक्ष के शासित राज्यों का ज़्यादा दबाव था कि उनको कंपनसेशन दिया जाए। भाजपा शासित और उनके सहयोगी दलों के राज्यों के वित्त मंत्रियों का कहना था कि नहीं, हमेशा कंपनसेशन के पर निर्भर करके जीएसटी को चलाया नहीं जा सकता। वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अंदर खाने जो बैठक से सूत्रों से पता चला कि मांग तो हुई, चिट्ठियां भी दी गई, रखा भी गया, पर जीएसटी काउंसिल ने इस पर कोई विचार नहीं किया और ना इस पर अभी कोई सहमति बनी है, यानी कंपनसेशन बढ़ा नहीं है, इसका कोई फैसला नहीं है। जून के अंत से कंपनसेशन, राज्यों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति खत्म हो जाएगी। ये बात एक तरह से जीएसटी काउंसिल की बैठक से निष्कर्ष के रूप में सामने आई। बिल्कुल, और यहीं से नई दुविधा शुरू हो जाएगी, नई उलझन शुरू हो जाएगी कि अगर राजस्व घटेगा तो क्या राज्य सरकारें और ज़्यादा टैक्स लगाकर इसको घाटे की भरपाई करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। खैर, अगली खबर, रूस से सस्ता क्रूड ऑयल इंपोर्ट बढ़ने के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों का आयात भी बढ़ गया है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट को लेकर आंकड़े जारी करने वाली संस्था वॉटेक्सा का मानना है कि जुलाई के पहले पखवाड़े के दौरान भारत में रोजाना पेट्रोल आयात 8 महीने के ऊपरी स्तर 37,000 बैरल तक पहुंच गया। इस दौरान डीजल का रोजाना आयात बढ़कर 69,000 बैरल होने का अनुमान है, जो फरवरी 2020 के बाद अब तक का सबसे ऊपरी स्तर है इंपोर्ट का। दुनिया भर में भारत क्रूड ऑयल की रिफाइनरी हब है, लेकिन इसके बाद भी सर पेट्रोल डीजल आयात हो रहा है। ऐसा क्यों कि पेट्रोल उत्पादों का भी आयात करना पड़ा? हमारे यहाँ तो रिफाइनरीज भी हैं, अपने प्रोडक्ट भी हम बनाते हैं। ये थोड़ी ज़्यादा चिंताजनक बात है, क्योंकि भारत दुनिया में रिफाइनरी एक्सपोर्ट कर रहा है और हमने देखा कि रूस से सस्ता कच्चा तेल मंगाकर भारत की रिफाइनरीज ने विंडफॉल है, बहुत सारा डिफरेंशिएटेड प्राइस का फ़ायदा उठाया सस्ते कच्चे तेल का और निर्यात किया। इससे दो संकेत मिल रहे हैं शुभम। एक संकेत ये मिल रहा है कि भारत की जो सरकारी तेल कंपनियां हैं, जिनके पास बाजार में आपूर्ति की पूरी जिम्मेदारी है, वो शॉर्टेज देख रही हैं सप्लाई में, और इसीलिए तैयार उत्पाद पेट्रोल और डीजल, गैसोलीन और डीजल सीधे आयात हो रहे हैं। और ये रिकॉर्ड है, 69,000 बैरल पर डे का निर्यात, बहुत बड़ा निर्यात है। 37,000 बैरल पर डे का निर्यात फर्स्ट हाफ में तक होने की का पेट्रोल का बड़ा निर्यात है ये आयात। और ये आयात शायद वो उन निजी कंपनियों के जरिए किया जा रहा है जिन्हें अपने प्राइवेट पेट्रोल पंप से सेल करने की इजाज़त दी गई थी, और जो इसमें बहुत बड़ा हिस्सा उन कंपनियों का नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है कि ये आयात सरकारी कंपनियां भी कर रही हैं तैयार उत्पादों का कि नहीं, ये बात अभी स्पष्ट रूप से नहीं पता चली है, लेकिन ये भी हो सकता है, इस बात की संभावना है, क्योंकि भारत की घरेलू कंपनियों के ऊपर गहरा दबाव है, उन्हें उनके नेट रिफाइनिंग मार्जिन्स पर दबाव है, उनकी अंडर रिकवरीज लगातार बढ़ रही हैं, तो शॉर्टेजेस को कम करने के लिए, प्रोडक्ट की शॉर्टेजेस को कम करने के लिए सीधा आयात किया जा रहा है। पर यह अजीब सी बात है, क्योंकि भारत पिछले 3-4-5 महीनों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से उभरा है, रूस के कच्चे तेल के तौर पर। तो जो तेल भारत से बाहर भेजा जा रहा है उसे भारत में ही रोका जा सकता है और उसे भारत में आपूर्ति के शॉर्टेज को दूर किया जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि निर्यात पहली प्राथमिकता है, शायद इसलिए ही भारत में अपने घर में रिफाइनरी होने के बाद भी हमें पेट्रोल डीजल का आयात करना पड़ रहा है। अगली है मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट, जहां आपको पता चलेगा कि सोने की खोई चमक कब तक वापस लौट सकती है। दुनिया भर में महंगाई आसमान पर है, आर्थिक संकट गहराया हुआ है, यानी गोल्ड की निवेश मांग बढ़ाने के लिए वजह की कमी नहीं। लेकिन इन तमाम वजहों के बावजूद गोल्ड का बाजार सुस्त है। ग्लोबल मार्केट में लंबे समय से भाव 1800 और 1850 डॉलर के बीच बना हुआ है और घरेलू बाजार में भी भाव 50,000 से 51,000 रुपए के बीच है। चांदी का भी कुछ ऐसा ही हाल है, भाव 60 से 62,000 रुपए के दायरे में बना हुआ है। दरअसल सोने और चांदी का भाव उठाने वाली कई वजहों पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती भारी पड़ रही है। अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी से डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर इंडेक्स करीब 20 साल की ऊंचाई पर है और इसी मजबूती की वजह से वैश्विक बाजार में सोना चांदी सुस्त हैं। हालांकि रुपए की कमजोरी से भारतीय बाजार में कीमतों को कुछ सहारा जरूर है, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि आर्थिक मंदी के डर से अब वैश्विक बाजार में भी सोने चांदी की कीमत बढ़ सकती है।
दुनिया के कई केंद्रीय बैंक भी अपने भंडार में गोल्ड की होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। मई के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने भी 3.7 टन सोने की खरीद की है। केंद्रीय बैंकों की बढ़ती खरीदारी से भी गोल्ड के भाव को सहारा मिल सकता है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया मानते हैं कि बढ़ती महंगाई और आर्थिक मंदी का डर आगे चलकर सोने के भाव को सहारा दे सकता है। उनका मानना है कि 2022 के अंत तक वैश्विक बाजार में सोने का भाव $2000 का स्तर छू सकता है और ऐसा होने पर रुपए की कमजोरी भारतीय बाजार में भी भाव को 55,000 रुपए तक पहुंचा सकती है। रेलिगेयर कमोडिटीज में वाइस प्रेसिडेंट सुगंधा सचदेव का कहना है कि 2022 की दूसरी छमाही में चांदी की कीमतें बढ़ना शुरू हो सकती हैं। सुगंधा का मानना है कि अगले 6 महीने के दौरान घरेलू बाजार में चांदी का भाव 66,000 रुपए और वैश्विक बाजार में $24 का स्तर तक पहुंच सकता है। 2008 में ही मंदी के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल आया था। इस बार भी वैश्विक मंदी के बादल गहराने लगे हैं। मंदी के पुराने अनुभवों के आधार पर जानकार अब सोने और चांदी में तेजी मानने लगे हैं। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। देश में एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों का चेहरा बन चुकी बायजूस ने कर्मचारियों की छटनी की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खर्चों में कटौती के लिए बायजूस ने अपनी ग्रुप कंपनियों से लगभग 2,500 कर्मचारियों को निकाला है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बायजूस ने ज़्यादातर छटनी अपनी ग्रुप कंपनियों टॉपर्स और व्हाइट हेड जूनियर से की है। इसके अलावा बायजूस ने आकाश के अधिग्रहण की डील में करीब $1 अरब के पेमेंट की देरी भी कर दी है। इन सभी कंपनियों को बायजूस ने पिछले 2 साल में अधिग्रहित किया था। सर, अचानक ये सबसे बड़ी कंपनी एडटेक का चेहरा कही जाती थी, लगता है आपको संकट में फंसती दिख रही है? कई खबरें एक साथ आ रही हैं। शुभम, एडटेक सेक्टर में और पूरे स्टार्टअप सेक्टर में एक हिस्सा वो है जहां पर हमको ऐसी बड़ी बड़ी सुर्खियां यूनिकॉर्न के तौर पर मिलती हैं कि देश लगातार यूनिकॉर्न बन रहा है, हर महीने एक यूनिकॉर्न बनता है। पर उसका दूसरा चेहरा बिल्कुल अजीबोगरीब और काफ़ी सवालों से भरा हुआ है कि पूरे स्टार्टअप स्पेस में इस साल फरवरी के बाद से बड़ी छटनी हुई है, हर जगह हुई। और उसमें एडटेक और फिनटेक 2 ऐसे एरियाज थे जहाँ सबसे ज़्यादा निवेश आया था कोविड के दौरान, वहाँ छटनी हुई। बायजूस से पहले वेदांतु ने 424 के आसपास, 500 के आसपास एम्प्लॉय निकाले थे। उदय ने करीब एक और एडिटेक स्टार्टअप था जिसकी खबरें थी कि उसने 100 से 120 एम्प्लॉय निकाले थे। लीडो जो थी एडटेक स्टार्टअप वो तो बंद ही हो गई थी। इस तरीके की खबरें हमें लगातार दिखाई दे रही हैं। अनअकैडमी की तरफ से भी ये खबर आई थी कि अनअकैडमी ने भी अपने एम्प्लॉयज निकाले। एडटेक सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर कोविड की मदद से बढ़े हुए सेक्टर्स में था। एक इकोनॉमी थी जो कोविड लॉकडाउन के दौरान खड़ी हुई थी और भारत में का जो पूरा एजुकेशन का सेक्टर का बाजार है, इतना बड़ा ह्यूज बाजार है, वो एकदम ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गया था। अब जबकि स्कूल खुलना शुरू हुए हैं, लोग वापस छात्र और बच्चे वापस क्लासरूम्स में जा रहे हैं, तो इन कंपनियों के लिए अपने बिजनेस मॉडल्स को सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, ये स्टार्टअप्स हैं तो ये लॉसेस में, कंसिस्टेंटली लॉसेस में है। इन कंपनियों ने, एडटेक कंपनियों ने जो इनको फंडिंग मिली थी पहले शुरुआत से, उस फंडिंग के सहारे अपने प्रतिस्पर्धियों की संख्या घटाने के लिए बड़े अधिग्रहण किए थे, जिनका जिक्र आपने भी किया कि इन कंपनियों का अधिग्रहण किया गया था। शुभम, दरअसल पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा अगर आप टेक ओवर देखें तो एजुकेशन टेक और फिनटेक क्षेत्र में ही हुए सबसे ज़्यादा कंपनियाँ, वहाँ अधिग्रहण लिया गया। तो एजुकेशन सेक्टर में 2 बड़े बदलाव हो रहे हैं। एक बदलाव तो ये हो रहा है कि ऑफलाइन मॉडल वापस लौट रहा है। स्कूल खुलने लगे हैं और स्कूल में पढ़ाई शुरू हो रही है, तो ऑनलाइन पढ़ाई की डिमांड बहुत सीमित होती चली जा रही और लागत चूंकि और भी तरीके से बढ़ रही है, चाहे वो आप मोबाइल इक्विपमेंट माने, चाहे नेटवर्क की एक्सेस माने। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी डिजिटली एक्सेस नहीं रखता है स्मार्टफोन में और इंटरनेट में। और दूसरा और महत्वपूर्ण बात यह कि भारत के पूरे स्टार्टअप सेक्टर में फंडिंग चोक हो रही है, कम हो रही है। हमने शायद इकोनॉमिकम में एक बार विस्तार से इस पर चर्चा की थी एक हफ्ते पहले, जिसमें बताया था कि स्टार्टअप सेक्टर की प्रॉब्लम क्या है। स्टार्टअप में सीड फंडिंग तो आ रही है, नए आइडिया को मिलने वाले पैसे तो आ रहे हैं, पर स्टार्टअप में जो बीच की फंडिंग आती है, जो बिल्टअप फंडिंग है, जो एक्सपेंशन के लेवल की फंडिंग है, टेक्नोलॉजी बिल्टअप की फंडिंग है, वहां पर अब निवेश घट रहा है क्योंकि बिजनेस मॉडल्स में चैलेंज आ रहा है। आप स्टॉक मार्केट में चाहे जोमेटो, पेटीएम जैसे स्टॉक्स की स्थिति देख लीजिए। जोमेटो जिसने अभी एक टेक ओवर किया, उसके बाद भी उसका स्टॉक उभर नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, बाजार में उसमें लगातार गिरावट दिख रही है। तो स्टार्टअप सेक्टर में चरण शुरू हुआ है, बाजार अपनी वास्तविकताएं स्वीकार कर रहा है और उसका सबसे बड़ा असर इस बेहद चुनौतीपूर्ण एम्प्लॉयमेंट के माहौल में रोजगारों पर पड़ रहा है, जो हमें बायजूस की इस ताज़ी खबर से समझ में आता है। करीब 4 महीने के बाद
चीन की अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत दिखने लगे हैं। जून के दौरान चीन की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50.2 दर्ज की गई है, जो मई के दौरान 49.6 पर थी। वहीं गैर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई तो जून में बढ़कर 54.7 तक पहुंच गई है। मई में ये 47.8 के पास थी। सामान्य तौर पर पीएमआई को 50 से ऊपर अच्छा माना जाता है। कोरोना की वजह से चीन में लॉकडाउन लगे थे और अब जैसे जैसे लॉकडाउन का असर कम हो रहा है, अर्थव्यवस्था खुल रही है, गतिविधियां वापस लौट रही हैं। सर, चीन की अर्थव्यवस्था में ये जो वापसी के संकेत मिलने शुरू हुए, कितने मजबूत हैं, कितने पुख्ता हैं? बड़े मजबूत संकेत अभी नहीं है, क्योंकि इस बात पर निगाह सबसे पहले रहेगी कि चीन को 5.5% की 5.5% की विकास दर इस साल हासिल करनी है, जिस बड़े मैक्रो नंबर पर सबकी निगाहें हैं। और ये शुरुआती ग्रीन शूट्स हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद वापस मांग बढ़ना शुरू हुई। कुछ ट्रेड का डेटा भी चीन की तरफ से, जो एक्सपोर्ट का डेटा है, वो भी थोड़ा संतोष देने वाला है। और अगर चीन की अर्थव्यवस्था अपनी 5-5.5% की आर्थिक विकास दर इस साल हासिल कर लेती है तो दुनिया में मंदी की आशंकाओं को कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर चीन की अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर 5.5% से नीचे जाती है तो फिर दुनिया में मंदी की संभावना और आशंका और गहरा जाएगी, क्योंकि कल अमेरिका के नंबर भी हमारे पास आए हैं, रिवाइज नंबर आए, उसमें अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। जुलाई के अंत में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में विकास दर का जो नंबर आएगा उस पर सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें होंगी। तो लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था में अगर रिकवरी शुरू होती है तो आपको कमोडिटी बाजार में कीमतें बढ़ने में, कच्चे तेल के बाजार में कीमतें बढ़ने में बढ़ती दिखेंगी, क्योंकि अगर चीन की अर्थव्यवस्था वापस लौटती तो उन सारी चीज़ों की मांग पटरी पर वापस लौटेगी। सर, चीन अपनी तेल कंपनियों को भी सब्सिडाइज करने का प्लान बना रहा है, इसकी क्या योजना है? ये बड़ा फैसला था चीन का, जो कल चीन की तरफ से आया कि चीन ने अपनी जो नेशनल रिफाइनर्स हैं, जो सरकारी रिफाइनिंग कंपनियां हैं, उनसे ये कहा है कि अगर बेंचमार्क क्रूड प्राइस $130 पर बैरल से ऊपर चला जाता है, यानी चीन ने समझ रहा है कि कच्चे तेल की कीमत $130 पर बैरल से ऊपर जा सकती। हम लोगों ने कल चर्चा भी की थी कि ओपेक देश अपने उत्पादन को बढ़ा पाने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, उनका उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है और इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में दबाव बना हुआ है। चीन ने अपनी कंपनियों से कहा है कि अगर $130 से ऊपर कच्चे तेल की कीमत होती है तो वो कंपनियों को सब्सिडी देंगे, ताकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोका जा सके। इससे पहले भी 2 महीने की सब्सिडी चीन दे चुका है। चीन की कोशिश ये है कि इकोनॉमी में रिकवरी की प्रक्रिया को ईंधन की कीमतों में, बढ़ती ईंधन की कीमतों से उसका असर ना पड़े। तो इसके साथ चीन में और दुनिया के कई सारे देशों में ऑयल सब्सिडीज़ या पेट्रोलियम की सब्सिडीज़ के वापस लौटने की शुरुआत हो गई है। हालांकि चीन ने काफ़ी सस्ता क्रूड पिछले 3-4 महीनों में भारत की तरह रूस के बाज़ारों से खरीदा है, लेकिन इसके बाद भी चीन की अर्थव्यवस्था में भी महंगाई का दबाव दिखाई दे रहा है। तो ये अगर बेंचमार्क या इस तरीके की सब्सिडी चीन अपने रिफाइनर्स को घोषित तौर पर देता है तो इसका असर हमें कच्चे तेल की मांग में बढ़ोतरी के तौर पर नज़र आएगा, क्योंकि कंपनियाँ और ज़्यादा तेल खरीदने की कोशिश करेंगी। भारत में संयुक्त अरब अमीरात से आने वाले निवेश पर निगरानी रखी जा रही है। भारत में निवेश के लिए यूएई के निवेशकों को सख्त केवाईसी नियमों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ महीने पहले ही FATF ने यूएई को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। लेकिन भारत और यूएई के बीच कुछ महीने पहले मुक्त व्यापार समझौता भी हुआ है और इसके बावजूद यूएई से आने वाले निवेश पर भारत में सख्त निगरानी रखी जा रही है। सर, ये निगरानी क्यों? शुभम, ये अच्छी खबर नहीं है भारतीय शेयर बाजार के लिए। पहली चीज़ तो है कि FATF के दायरे में जब कोई भी देश डाला जाता है तो FATF ये जानने की कोशिश करता है कि वहाँ से जो निवेश आ रहा है वो राजनीतिक रूप से एक्सपोज्ड पर्सन या राजनीतिक फैसलों से जुड़े हुए व्यक्ति से नहीं होना चाहिए, जिसको कि FATF या मनी लॉन्ड्रिंग की भाषा में PEP कहते हैं, PEP यानी पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। भारत में लगभग 149 FPIs हैं जो यूएई में बेस्ड हैं और भारत में काम कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। बड़ा हिस्सा यूएई के माध्यम से भारत में आने वाले विदेशी निवेश का। इसके अलावा सॉवरेन वेल्थ फंड जो निवेश करते हैं वो हैं। भारत की कोशिश ये थी कि हाल में जो ट्रेड डील हुई है या जो FTA हुआ है उससे थोड़ा निवेश बढ़ेगा, लेकिन अब FATF की तरफ से ग्रे लिस्ट में डाले जाने के बाद भारत को वहाँ से आने वाले निवेश की भारतीय बाजार में और ज़्यादा स्क्रूटनी और ज़्यादा छानबीन करनी पड़ेगी। इसका एक पूरा सिस्टम है जो RBI और सेबी को मिलकर लागू करना पड़ेगा। भारतीय शेयर बाजार में वैसे ही विदेशी निवेशक आजकल रूठे हुए हैं। अब इसी महीने 4.5 बिलियन से ऊपर की बिकवाली हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में यूएई से आने वाले विदेशी निवेशकों को अब और ज़्यादा जांच और ज़्यादा सवालों का सामना करना पड़ेगा। तो ये बाजार के बिगड़े मिजाज के लिए और उसके लिए ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। भारत में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को एक और विकल्प मिल गया है।
शेयर और कमोडिटी बाजार रेगुलेटर सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड के लिए विदेशी निवेशकों को अनुमति दे दी है। हालांकि ये अनुमति सिर्फ गैर कृषि कमोडिटी और चुनिंदा गैर कृषि बेंचमार्क इंडेक्स में ही दी गई है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब कमोडिटी एक्सचेंज वॉल्यूम में गिरावट से परेशान है। लंबे समय से देश में कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में विदेशी निवेशकों को अनुमति दिए जाने की मांग उठ रही थी, जिसे अब सेबी ने मान लिया है। सर, इस फैसले का क्या असर होगा? ये अच्छी खबर है एफपीआईज के लिए यूएई और बहुत सारे ऐसे फैसले थे जो विदेशी निवेशकों का सेंटीमेंट खराब करने वाले फैसले थे, पर यहाँ सेबी ने एक बड़ा रिफॉर्म किया है, बड़ा उदारीकरण है। कमोडिटी मार्केट के डेरिवेटिव्स काफ़ी सक्रिय भी रहे हैं, चर्चित भी रहे, विवादित भी रहे। मौजूदा परिस्थिति में एफपीआईज को केवल कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में निवेश की छूट है। विदेशी निवेशक कमोडिटी बाजार में जो भी सौदे करते हैं उनको नगद में, कैश में उनको सेटल करना पड़ता है। पहली बार ये बड़ी विंडो खोली गई है जहां उन्हें एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स, जिनको ईटीसीडी कहते हैं, उनमें निवेश करने की इजाज़त मिलेगी। और ये पैसा चूंकि भारत में सेबी और सरकार इस बात की कोशिश में है कि जो भी विकल्प खोले जा सकें विदेशी निवेशकों को भारत में रोकने के लिए वो खोले जाएं। तो ये माना जा रहा है कि इस फैसले से, चूंकि कमोडिटी बाजार में एक्टिविटीज़ काफ़ी तेज हैं मंदी की वजहों से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की वजहों से, तो भारत के कमोडिटी बाजार में ट्रेडिंग और तेज़ी से बढ़े और उस वजह से ये पैसा विदेशी निवेशक भारत में डेरिवेटिव या फॉरवर्ड ट्रेडिंग में आगे लगा सकेंगे। अब इसका कितना असर होगा ये हमें अगले 5-6 महीने में दिखाई देगा कि क्या भारत का कमोडिटी बाजार उनको उतनी अपॉर्चुनिटी, उतने अवसर देता है जहां वो फॉरवर्ड में और डेरिवेटिव्स में सौदे कर सकें। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर टिप्पणी के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया। कल फिर होगी मुलाकात शाम 7 बजे। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है।